हेलो फ्रेंड्स। तो GS 360 डिग्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और हाल ही में एसएससी का जीडी के रूप में एक बम्पर बहाली आई हुई है। ठीक है, एसएससी जीडी की बम्पर बहाली आई है और ये चैनल यानी कि GS 360 डिग्री क्लासेस आप सभी को जीडी के लिए एक बृहद और कॉम्प्रिहेंसिव रूप में आप सभी को प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल और लेक्चर आपको मुहैया कराएगी। ठीक है, और इससे आप बेहतर स्कोर अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग नियमित रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में आता है उसके अकॉर्डिंग करके एक एक वीडियो हम लोग पर डे या 1 से 2 3 वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को दिया जाएगा। और ये वीडियो उन लोगों के डेडिकेटेड होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या वैसे छात्र जो महंगे महंगे कोचिंग को एफर्ट नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही फ़ायदेमंद ये चैनल के रूप में हम लोग अपना जितना ज़्यादा ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आप लोग नियमित रूप से इस चैनल को विजिट करें जिसमें कि आप लोगों को अच्छा मटेरियल मिलेगा, अच्छा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि देखिए एसएससी जीडी, ठीक है, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, एकदम ये आपका फ्री लेक्चर सीरीज है। इस ये बिना पेड का है, कोई पेड इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। ठीक है, कोई पेड नहीं है। अब एलिमिनेशन ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन को किस तरीक़े से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन जिसमें होता है जैसे कि ABCD। ठीक है, तो ABCD में अब हम लोग देखेंगे कि ए को, बी को, सी को, डी को किस तरीक़ा से एक दूसरे से इंटर रिलेट करके देखें ताकि जिससे हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान जो टॉपिक है इसमें हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन होता है तो उसी को हम लोग लेकर आज आए हैं। जिस जो अब ये क्वेश्चन एक मॉडल आंसर के रूप में आप लोग देखें। मॉडल क्वेश्चन आंसर के रूप में देखने से आप लोग को पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपका और भी एग्जामिनेशन जैसे अभी आने वाले एसएससी जीडी है या एसएससी सीजीएल है, जेएसएससी है, ठीक है, या कोई भी वैसा वनडे एग्ज़ाम जिसमें आपका सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड जो भी सिलेबस होता है उसके लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो आप लोग इसको देखें और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग करें। ठीक है, और उसको मॉडल बनाकर आप लोग उसी तरीक़े से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बिना समय गंवाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि रोपण कृषि का सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ठीक है, तो संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन क्या है। ठीक है, तो रोपण कृषि में क्या होता है, देखिए यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ठीक है, इसे देख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। तो रोपण कृषि यानी कि ये इंटेंसिव कृषि हो गया आपका। ठीक है, इंटेंसिव कृषि हो गया। ठीक है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। तो क्या अर्ध शुष्क प्रदेश है, यहीं पे देखिए गलत वैसी हो गया कि अर्ध शुष्क प्रदेश है तो वहाँ पे क्या रोपण कृषि होगा। वहाँ पे जब जल ही उपलब्ध नहीं होगा, अच्छा से जल उपलब्ध नहीं होगा तो रोपण कहाँ से होगा। ठीक है, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। देखिए रोपण कृषि है उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें आपका कंपोस्ट डालते हैं, अच्छा वैरायटी का इल्ड जो सीड्स होता है यानी अच्छा वैरायटी का सीड होता है उसको डालते हैं। तो ये उपज प्रति एकड़ उपज कम कैसे होगा। ठीक है, यानी कि 4 आपका रॉन्ग हो गया, 3 भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, यानी इंटेंसिव कृषि होता है तो ये आपका हो गया। तो इसका आंसर आपका ये हो गया यानी कि 1 फर्स्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ
निम्नलिखित में से किस नगर को प्राप्त है? देखिए क्या बोल रहा है, मध्य एवं शीर्ष प्रबंधन, ठीक है, मीडियम एंड अपर आपका मैनेजमेंट की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में किस नगर को आपका हमेशा प्राप्त हुआ? तो जैसा आपको देखिए कोची है, नहीं, पुणे नहीं, देखिए बेंगलुरु, इसका आंसर बेंगलुरु है। देखिए बेंगलुरु को सिल्क सिटी भी बोला जाता है, ठीक है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। और वहाँ पे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हब बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीक़े से देखा, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है? तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। आगे देखें हम लोग, राज्य की विधायिका, देखिए आपका पॉलिटिशियंस है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है, ठीक है। तो आपका देश का प्रत्येक नागरिक, क्या विधायिका में देश का प्रत्येक नागरिक पहुंचता है? ये संभव है? नहीं, तो पहला रॉन्ग हो गया। कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, विधायिका नहीं, ये कार्यपालिका का, यानी कि आपका नौकरशाही जो प्रशासनिक कार्यपालिका होता है, नौकरशाही किस में आता है? आपका प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक कार्यपालिका में आता है, ठीक है, नौकरशाही। उसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नहीं, ये तो आपका न्यायालय से आ गया, ठीक है, न्यायपालिका से आ गया आपका, ये आपका न्यायपालिका से आ गया। तो इसमें फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया। तो इसमें कौन सा आ गया आपका? नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। देखिए हम लोग अपना विधायक और जिसको सांसद यानी कि लोक बोली में जो बोला जाता है, विधायक और आपका सांसद यानी एमएलए, ठीक है, एमएलए एंड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो नागरिकों द्वारा मतलब निर्वाचित करके प्रतिनिधि को विधायिका, विधानसभा या संसद में भेजा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। देखिए फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फौजदारी कानून के अंतर्गत मामला जो भी है, देखिए एक होता है फौजदारी कानून होता है और एक होता है दीवानी। तो दीवानी में होता है कि जितना भी आपका सिविल से जो भी काम होता है, यानी कि उसमें आपका जो ज़मीन से रिलेटेड हो गया, आपका संपत्ति से रिलेटेड हो गया, तो ऐसा जब केस कुछ होता है या ऐसा कुछ भी कानून होता है तो वो दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। और फौजदारी कानून यानी कि जो भी क्रिमिनल, ठीक है, इसको क्रिमिनल कोड ही बोलते हैं, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटी से जितने कुछ भी आता है, ठीक है, तो वो आपका फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये समझे? तो देखिए सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। क्या ऐसा आप लोग देखे होंगे? जब भी आपका कोई भी फौजदारी कानून होता है या किसी का मर्डर होता है या किसी मारपीट होता है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? एफआईआर करवाने, ठीक है, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करवाने जाते हैं, ठीक है। तो आपका कहाँ चले जाते हैं हम लोग? थाना में जाते हैं, यानी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। सबसे पहले न्यायालय में नहीं जाते हैं, सबसे पहले पुलिस थाना में जाते हैं, तब पुलिस थाना वो केस बना के उसको न्यायालय में भेजती है, ठीक है। उसी तरह सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना कोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। देखिए कौन सा आ गया? फिर से आपका एक केवल आ गया, केवल वर्ड। तो जैसे ही केवल वर्ड आए, आज तक देखिए हम लोग 3 सेट पहले कर चुके हैं और उन 3 सेट में आप जहां भी केवल वर्ड का यूज देखे होंगे वहां पे भी आपको गलत मिला होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि केवल जहां आए, ओनली जहां पे आए, मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो गलत होता है, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है कि आपका सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना, ठीक है, यानी सबसे पहले एफआरआई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं, एफआईआर करवाते हैं, प्राथमिकी दर्ज करते हैं। पुलिस के पास सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज होता है, इसके बाद अदालत में मामला दर्ज होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सही हो गया, 4 नंबर पढ़ने की जरूरत ही नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी पढ़ लेते हैं कि प्रथम
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है केवल, फिर आ गया केवल, यानी कि यहीं पे गलत कर दीजिए आप लोग, प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, यानी केवल केवल, यहाँ भी केवल, ये भी कट गया। ठीक है, तो देखिए जहां भी केवल केवल वर्ड आ रहा है और वहां पे कट ही रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि अपराध की जांच में, ठीक है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, अपराध की जांच करने के लिए जब पुलिस जाती है तो ऐसा क्या, कौन सा भूमिका होता है जो कि संबंध में एक यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका पहला दिया है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो सबूत होता है, यानी कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन जो होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी की दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। देखिए इकबालिया बयान जब आप जोर जबरदस्ती से या किसी तरीके से बयान लेते हैं तो क्या पुलिस उसको मान लेती है? कानून उसमें मान ले, जो न्यायालय जो होता है वो क्या मान लेता है कि नहीं ये जो है, नहीं, इसके लिए गवाही दिया जाता है कि क्या लोग सही देखे हैं कि नहीं, जो कुछ लोग जाकर गवाही देते हैं उसी पे आगे का केस बनता है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है। ये देखिए ये आपका सही आंसर होगा, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि कोई भी दोषी है उसे भी उसका भी मानवाधिकार है। ठीक है ना, इसीलिए उसको 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं किया जाए, उसको सताया नहीं जाए, उसको पीटा नहीं जाए, ठीक है, या उसको गोली नहीं मारा जाए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे थर्ड आंसर सही आंसर हुआ। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। क्या पुलिस का काम है? उसका वो तो काम अदालत का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही गलत हो गया। ठीक है, आगे का हम लोग देखें कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। ठीक है, तो ये आपका होगा, यहाँ पे सही विकल्प चुनना है, हाँ होगा, क्योंकि देखिए जो मौलिक अधिकार है ना, वो अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो आप जाके न्यायालय में आप उसका गुहार लगा सकते हैं। जैसे कि आपका हाई कोर्ट के लिए 226 आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32। ठीक है, तो आर्टिकल 32 अभी ये आप डायरेक्ट जाके हाई कोर्ट में और डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना फंडामेंटल राइट का आप सुरक्षा मांग सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बाध्यकारी है। ठीक है, दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने की अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो हाँ डेफिनेटली आप मतलब निचले स्तर के जो कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, वहाँ से आप ऊपर स्तर के न्यायालय जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका दोनों कथन सही हो रहा है। ठीक है ना, तो पहला याद रखेंगे क्या, बाध्यकारी होता है किसमें, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक केस स्टडी दिया है कि पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। ठीक है, वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है
जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा एक केस स्टडी है। देखिए ये क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन बना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए कि जब कोई आदमी आपका डिजेबल है, यानी वो करने में सहायक नहीं है, लेकिन उसका मौलिक अधिकार है, उसके पास मौलिक अधिकार है, और वो तीसरी मंजिल पे जाना चाहता है, लेकिन वो अपने से नहीं जा सकता है। वो प्रतिदिन अपने सहायक की प्रतीक्षा करता है, और जब वो आता है तो भीड़ से होकर उसे ले जाता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जैसे ही देखेंगे, यहाँ यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक है, समानता के अधिकार का उल्लंघन यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, समानता का अधिकार किसमें दिया है? आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। ठीक है, कौन सा? भाग 3 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल आपका 14 से 18। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखें कि देखिए पहला देखें आर्टिकल 370, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को लेकर दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 360 ये भारतीय संविधान में, ठीक है, क्या है आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, यानी कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। यानी 370 जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बताता है, और आर्टिकल 360 आपका देश में वित्तीय आपातकाल कैसे लगाया जाएगा, कितना दिन रहेगा, कैसे उसका प्रोसेस होता है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, आर्टिकल 25 यानी आर्टिकल 25 मौलिक अधिकार है, इसमें धर्म से संबंधित है, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, उसका अर्चना कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो आपका आर्टिकल 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में क्या दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है ना। तो देख लिए आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 360 आपका हो गया वित्तीय आपातकाल से, 25 हो गया आपका धर्म की स्वतंत्रता से। एक बच जाता है आपका समानता का अधिकार, यानी आर्टिकल 15। ठीक है ना, आर्टिकल 15 उसमें देखिए क्लॉज देखिए 2, 3, 4, 5 इस तरीके से क्लॉज जोड़ा गया है, यानी कि समानता के अधिकार का वो क्या उल्लंघन वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग विकलांगता अधिनियम 1995। विकलांगता अधिनियम, अब देखिए हमेशा बताया था ना विकलांग को आपका दिव्यांग बोला जाता है, हमेशा इस वर्ड को याद रखें आप लोग, दिव्यांग। ठीक है ना, ये गरिमापूर्ण वर्ड है ये। ठीक है, तो विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? देखिए यहाँ पे जो केस स्टडी है वहाँ पे विद्यालय कौन सा प्रावधान है जो आपका पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच, यानी कि रैंप नहीं लगाया जाता है। देखते हैं ना रैंप जो कि सीढ़ीदार होता है ऐसे। ठीक है, उसी से व्हील चेयर से वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक होता है, वो वहाँ पे यहाँ पे ले जाकर उसको 3rd मंजिल पे चढ़ा, यानी कि जस्ट सपोज लाइक ए लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो गया? 4 नंबर। ठीक है, आगे देखें हम लोग कौन सा है। देखिए 99 क्या बोल रहा है कि रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त होगा? ठीक है, ठीक है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके मनोरंजन के सहानुभूति के रूप में विद्यार्थियों का ऐसा क्या किया जाना चाहिए? तो विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना, ऐसा होता है क्या? वकील को आमंत्रित करेंगे वो भाषण देने के लिए, वो नेता थोड़ी होता है। या विकलांगता अधिनियम के बारे में ऐसा थोड़ी कि एक वकील ही जानता है। अगर आप एक शिक्षित नागरिक हैं तो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देखिए, व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर एक विचारावेश, क्या व्हील चेयर को कैसे ऊपर उठाया जाए, क्या उस पर आप एक विचार कर सकते हैं, सिर्फ विचार कर सकते हैं, विचारावेश, तो ये भी नहीं होगा। रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आप कितना दिन उसको काम करते रहेंगे, किसी को आप सहारा देते रहेंगे, यानी कि आप उसको एम्पावर्ड करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उसको एम्पावर्ड नहीं करना चाहते हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना देना चाहते हैं, वो अपना अपना समस्या को अपने से निपटे, वो नहीं बनने देना चाहते हैं। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों गलत हो गया। बस एक ही क्वेश्चन बच जाता है, क्या, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर ले जाने का अनुभव कर सकें। ठीक है ना, अनुभव कर सकते हैं, यानी कि सहानुभूति लोगों में आएगा, और जब उनमें सहानुभूति आएगा तो उसके लिए आप अपना ये देखेंगे कि रैंप के लिए सरकार आगे आ सकती है, रैंप के लिए सार्वजनिक जो कुछ संस्थाएं हैं वो आ सकती है, एनजीओ आ सकते हैं, एसएचजी आ सकते हैं, ठीक है, स्वयं सहायता समूह आ सकते हैं। तो उस तरीक़ा से देखते होंगे आप बहुत ऐसे समाज में ऐसे बहुत सारे आपका अंधविश्वास है जिसको नुक्कड़ नाटिका के द्वारा उसको दूर करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, उसी तरीक़ा से देखें आगे कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करना है, ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव इसलिए करना है और अच्छा से करना है क्योंकि जो आप डिसीजन लेते हैं वो आने वाले पीढ़ियों के लिए माइलस्टोन हो सकता है। ठीक है ना, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या हो सकता है, माइलस्टोन हो सकता है, और उसी पे आगे कुछ समय तक वो विचारधारा आपका जिंदा रहेगा। ठीक है, तो देखिए, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। ठीक है, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। दूसरा, मूल्यपरक निर्णय देना। तीसरा, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना। तीसरा, प्रसिद्ध कवियों का मूल्यवर्धन करना। तो देखिए, आप लोग को अगर इसमें कुछ न समझ में आए तो पहले ही बताया हूं कि आप इसमें सबसे लंबा आंसर लगे उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना, तो ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करने के लिए क्या, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना चाहिए, यानी कि जो आप करने जा रहे हैं उस समस्या से जोड़ कर देखिए। ठीक है ना, उस जो आप करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं उस समस्या के लिए, तो समस्या उस क्रिया को दोनों जोड़कर और उसका निष्कर्ष निकालें कि किस तरह ये समस्या है, ये निदान करने जा रहे हैं, और इसका निष्कर्ष, इसका समस्या का निदान कैसे हो सकता है, निष्कर्ष क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो उस पर ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा टफ है बंधु, थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देखिए, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चोल विषय पढ़ा रहे हैं, पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। ठीक है, कक्षा 7 हमारे अतीत भाग 2 का पेज नंबर 28 देखिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप लोग को एनसीईआरटी पे बल देना चाहिए। आप जब भी पढ़ें तो एनसीईआरटी को पढ़ें, वहाँ से आपका देखिए यहाँ पे पृष्ठ तक दे दिया है, यानी कि पेज नंबर तक दे दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो चोल साम्राज्य दक्षिण में द्रविड़ में हुआ करता था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, उस समय चीन में कौन सा राजवंश था, तो तांग राजवंश था। ठीक है, तो सूचना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। देखिए, बताए थे ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अपने आप को समझ लीजिए कि हम टीचर हैं, आप टीचर बन चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग को ये देखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, विद्यार्थी को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है,
विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा? जल्दी सोच के आप लोग अपना मन में सोचिए, फटाक से सोच लिए। चलिए इसका आंसर बताते हैं। देखिए, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने के लिए अवसर प्रदान करना। क्योंकि देखिए, ये आपका दिया हुआ है, पेज नंबर 28 में दिया हुआ है, उसमें कुछ भी दिया हुआ है तो उसको आपको सोचकर स्टूडेंट को बोलिए कि इसको आप पढ़ो, अब इसके बारे में निष्कर्ष निकालो कि क्या है। ठीक है ना? तो चीन के अतीत के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखें। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान, ठीक है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? ठीक है, विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। पूर्वाग्रह जैसे कि बोला जाता है, जैसे पूर्वाग्रह है, बिंबिसार ने 500 शादियां की। ठीक है, औरंगजेब 100 शादी किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा। तो ऐसा कुछ पूर्वाग्रह विद्यार्थी को कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ठीक है ना? तो जैसे कि देखिए, एक टीचर जो थे हम लोग से ये पूछते थे, जैसे कि पूछा, एक स्टूडेंट पूछता है उनसे, जैसे कि मान के चलिए कि हम ही वो एक टीचर से पूछते हैं कि औरंगजेब जो था ना, वो डेली 15,000 हिंदुओं को मारता था। ठीक है, तो अगर 15,000 हिंदू को डेली मारे तो सोच लीजिए कि वो आपका 12 महीने में कितना हुआ। ठीक है, औरंगजेब कितना, कम से कम 50 साल वो गद्दी पे रहा। ठीक है, तो 50 साल गुने आप जोड़ लीजिए, 50 साल गुने 12 कर लीजिए, 12 गुने 15,000 कर लीजिए, सोच लीजिए कितना हो जाएगा। यानी कि लगभग आपका आपका 30 से 35 करोड़ हो जाएगा। यानी कि 30 से 35 जो करोड़ मतलब कि ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को मारता था। जे कि उस समय जो मुगल में था, जो क्या कि 9 करोड़ जनसंख्या ही था। ठीक है ना? तो जब 9 करोड़ जनसंख्या था ही और जब हिंदू को उतना मारता ही था, तो क्या हिंदू आज बचे होते? तो नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ पूर्वाग्रह बच्चों के मन में होता है, तो आप कैसे उसको दूर करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, देखिए, उन लोग को पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा। क्या आप बंद कर देंगे तो क्या समस्या निदान हो जाएगा? नहीं। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। हाँ, आप कर सकते हैं। ठीक है, इन टिप्पणी पर ध्यान नहीं दूंगा। जब आप टिप्पणी पे ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या बच्चा के मन में जो पूर्वाग्रह है वो समाप्त हो पाएगा? नहीं, वो तो और जाके एक को सीखेगा, 10 को बताएगा, 10 सीखेंगे 100 को बताएंगे, तो ये लगातार चलते चला जाएगा। यानी कि क्या विद्यार्थी को दंडित करेंगे आप? नहीं। जब आप जो जान नहीं रहा है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो क्या आप दंडित करने से वो तो और रूढ़िवादी बन जाएगा। इसमें सबसे उपयुक्त है कि सामाजिक यथार्थ के आयामों की परिचर्चा का आयोजन करूंगा। ठीक है ना? तो इसमें आप ये देखेंगे कि आप उसको बताएंगे कि नहीं, कि बिंबिसार 500 शादी कैसे कर सकता है। ठीक है, उसका कार्यकाल कितना है वो आप बताएं। ठीक है, अजात शत्रु उसका बेटा होता है, तो वो बेटा होता है, तो मान के चलिए 500 बीवी रहेगी। और जब बिंबिसार का 500 बीवियां होती, तो क्या 500 बीवी के क्या अगर दो दो बच्चे भी होते तो 1,000 बच्चे होते, तो क्या 1,000 बच्चा को अजात शत्रु मार दिया? ऐसा संभव है? तो नहीं। इस तरीका से करके उन लोगों का आप समस्या का निदान कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ABC में सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है आपका कि व्यक्ति का अध्ययन कराएंगे आप, परिभाषा देंगे आप, सही है। दृश्य सामग्री यानी विजुअल यानी 3D मॉडल पे पढ़ाएंगे आप। हाँ, तो इसमें तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। ठीक है, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? ठीक है, जो पाठांत प्रश्न है, जो पढ़ने वाले प्रश्न, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। क्या परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाएंगे तो क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं। अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। नहीं। सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। ठीक है ना? हाँ, ये सही है आपका। बताए थे कि सीखे हुए को
समझने में, जो सीखा हुआ है उसको समझने में उसको जोर देना चाहिए, और अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, यानी आपके शब्द जो हैं उसको विद्यार्थी कैसे समझ सकें इसमें सक्षम बनाना। तो ये आपका 3 आंसर हुआ है इसका। ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्या बोल रहा है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। यानी सतत, सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक अप्रोच, पूरा यानी कि सतत और समग्र, यानी कि सतत निरंतर चलता रहे, और समग्र यानी पूरा, क्या मूल्यांकन कैसे करें, उसका आकलन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर हम लोग देखें क्या है। विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, देख लेते हैं। विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। ठीक है, विद्यार्थियों की तुलना पर उनका रैंक निर्धारित करना। ठीक है, तो इनमें आपको क्या लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है। तो मूल्यांकन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आप विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हो सकता है। आगे क्या है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। ठीक है, इतिहास आपके लिए कैसे सहायक हो सकता है। देखिए, वर्तमान को कैसे विकास हुआ यह समझने के लिए। देखिए, इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों निर्धारित करता है। भूत में क्या क्या गलतियां हुई उससे हम लोग सीख के अपना प्रेजेंट को सुधार सकते हैं, और उन्हीं गलतियों से सीख के हम लोग प्रेजेंट में क्या सही करें कि हमारे लिए भविष्य सही होगा। ठीक है ना, तो ये वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में मदद करता है, सही है। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में मदद करता है, ये भी सही है। अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, ये भी सही है। तो आपका आंसर इसका A1 2 सर यानी ABC सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि एक शिक्षक है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो देखिए, आत्मकथाएं हो सकता है, हाँ डेफिनेटली हो सकता है आत्मकथा, जैसे कि भगत सिंह अपना आत्मकथा लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का कथा है। ठीक है, नाथूराम गोडसे का है, उसी तरीका से आपका मोहम्मद अली जिन्ना का है, मतलब जितने भी हैं सबका एक आत्मकथा है। तो वो उसका भारत के विभाजन के प्राथमिक स्रोत पे लिख सकते हैं, भारत का विभाजन कैसे हुआ इसके बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, मौखिक इतिहास से, हाँ उस समय जैसे आप जब देश आज़ाद हुआ, जब विभाजित हुआ, तो वहाँ पे आप जितना भी कुछ भी होता है तो अपने आने वाले पीढ़ी के बच्चों को बताते थे कि विभाजन कैसे हुआ, भारत का विभाजन कैसे हुआ, पाकिस्तान से लोग भारत कैसे आए, भारत से लोग पाकिस्तान कैसे गए, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे उपन्यास। ठीक है, तो उपन्यास के बारे में जैसे कि आप देखे होंगे कि आपका प्रेमचंद का उपन्यास देखिए आप, या आप किन्हीं का भी उपन्यास देखें तो उसमें आपको भारत का विभाजन के बारे में। समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, देखिए ये भी हो सकता है, ये भी आंसर, यानी कि इसमें से चारों आंसर आपको सही लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं होने के कारण क्या है कि समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, कि समाचार पत्रों का पूरा लेखागार हर जगह नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि देखिए 1757 से लेके 1947 तक, ठीक है 1947 यानी कि 1757 से 1757 से 1947 तक क्या जितना भी जो पेपर समाचार पत्र हैं क्या पूरा लेखागार में संरक्षित हैं, नहीं। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा, यानी कि 2 होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में नहीं, तो देखिए आप डेफिनेटली तुरंत से यहाँ पे आप देखेंगे कि मनोविज्ञान को शामिल नहीं किया जा सकता। देखिए सामाजिक विज्ञान में क्या है, सोशल साइंस है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को लिख करके जल्दी से निकलना है। ठीक है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले
व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो क्या बन सके। ठीक है, इसका आंसर आपका 3 होगा। उस वर्णन के पत्रों के बारे में मूल्यांकन परक निर्णय करें। ठीक है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया गया है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, यानी कि दोनों मान के चलिए एक ही समाज में है, एक यानी कि एक ए समाज में है, ये बी समाज में है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना सोसाइटी है, अपना अपना सिविलाइजेशन है। लेकिन आप एक सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, और जब सामाजिक विज्ञान के टीचर आप होंगे तो आपको किन किन परिस्थितियों को देखते हुए आपका मूल्यांकन करेंगे आप, तो उनका दोनों पात्रों को क्या लेंगे, उनका हर एक चीज का संस्कृति लेंगे, उनका संस्कृति लेंगे, समाज लेंगे, उनका सिविलाइजेशन लेंगे, इस सब को देखते हुए, रहन सहन आप देखते हुए आप उन लोग का मूल्यांकन करके अपना निर्णय लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8 के बाद बोल रहा है ये। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है, तो सही वर्णन कौन सा करेगा बताइए। देखिए, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करेगा, क्योंकि बच्चों में ना क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता है। जब 6 से लेके 8 तक 10 तक ला के बच्चे को जो देखेंगे आप, तो उनमें सीखने की ज़्यादा क्षमता होती है, और उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा तर्क वितर्क भी करते हैं। ठीक है, तो इस वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है, यानी विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम लोग मतलब कि इसमें 20 क्वेश्चन को ही करते हैं, और जैसा भी हो आप लोग फीडबैक दें, इसको किस तरीक़ा से और इलेबोरेट करके समझाया जाए या जल्दी जल्दी फास्ट इसमें बढ़ा जाए, तो आप लोग जैसा कि सजेस्ट करें। अब ये आपका 2016 का जो मॉडल पेपर है, आप लोग इसको देखें और जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और इसको मॉडल आंसर के रूप में देखते हुए इसको बार बार देख के और इसी से आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, और इसके साथ साथ बाल विकास जो शिक्षा जो बाल विकास से जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे का लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ ये सामाजिक विज्ञान का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग के लिए एक बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करके और इसको लाइक करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।